हेलो क्लास। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियास पढ़ रहे थे हम लोग, और हम लोगों ने साइन सिम्टम तक देखा था। पैनक्रियाटाइटिस के फीचर्स क्या होते हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, किस तरह से ये कॉज होता है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। और मैंने आपको बोला था कि इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है एंड क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करना है पैनक्रियाटाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स, इन्फ्लामेशन को किस तरह से आप देखेंगे, डायग्नोस करेंगे, पता कैसे लगाएंगे और उसको किस तरह से आप ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्फ्लामेशन के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन अगर कोई टेस्ट है तो वो होता है लाइपेज एंड एमाइलेज, क्योंकि जो लाइपेज होता है और एमाइलेज होता है वो दोनों एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म एंड एब्जॉर्प्शन के लिए, प्लस जो लाइपेज होता है वो लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बिहाफ पर ये यूज़ होता है। दूसरी चीज़ है कि आप सीटी स्कैन के थ्रू भी देख सकते हैं, बट जो स्वेलिंग ऑफ पैनक्रियाज है वो बहुत ज़्यादा एसेस की जा सकती है, अच्छे से देखी जा सकती है। लेकिन इन्फ्लामेशन की डिग्री अगर आप देखना है आपको कि कितना सीवियर इन्फ्लामेशन हुआ है पैनक्रियाज में, तो उसके लिए बेहतर है कि आप जो है नॉर्मली एमाइलेज एंड लाइपेज का लेवल चेक कर लें, उसमें ही कंफर्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में सीटी स्कैन एंड सीरम की बात हो गई। सीटी स्कैन में हमको नेक्रोसिस, या अगर मान लो कभी कभी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाता है पेनक्रियास तो पानी भर जाता है पेनक्रियास के चारों तरफ, सेल्स के अंदर पस का फॉर्मेशन होने लगना, नेक्रोसिस हो जाना, फ्लूइड का एक्युमुलेशन होने लगना, इस तरीके के चांसेस भी हैं बनने के। तो इसका पता हम लगा सकते हैं सीटी के थ्रू। ठीक है, उसके बाद में एमआरसीपी भी सीटी की तरह ही एक इमेजिंग टेक्निक है, इमेजेस इसमें देखते हैं। तो इसके लिए भी कभी कभी पेनक्रियाटिक डक्ट में स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू प्रॉपर अमाउंट ऑफ बाइल पेनक्रियाज या ड्यूडेनम में सिक्रीट नहीं हो पाता है। तो अगर स्टोन है वो भी हमें पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ है स्टूल टेस्ट, स्टूल एग्ज़ामिनेशन। अभी हम लोगों ने रिसेंटली ही कुछ टॉपिक्स पहले पढ़ा हुआ है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बल्कि स्टूल हो जाता है जब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है, और पैनक्रियाज जब भी फेल होता है तो फैट सबसे पहले जो है स्टूल में आना स्टार्ट होता है, क्योंकि जो लाइपेज एंजाइम है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फैट के मेटाबॉलिज्म एंड एब्जॉर्प्शन के लिए। तो फैट मेटाबॉलाइज नहीं हो पाएगा प्रॉपर अमाउंट में जब भी किसी को इन्फ्लामेशन इन पेनक्रियाज होगा या उसका पेनक्रियाज फेल हो चुका होगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप क्या ट्रीटमेंट इसको देंगे। ठीक है, ट्रीट कैसे आप कर पाते हैं, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मेडिकेशन पे जो है रिलाई नहीं करते हैं, हम सपोर्टिव केयर के लिए पहले देखते हैं। बिकॉज़ अगर इन्फ्लामेशन वायरल है, बैक्टीरियल है या फिर पैरासाइट की वजह से है, तो इनमें सपोर्टिव केयर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हम आईवी फ्लूइड्स दें, प्रॉपर अमाउंट में वाटर दें, पेन का मैनेजमेंट करें। पेन, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन जब होता है तो इन्फ्लामेशन के 5 कार्डिनल साइंस में से पेन भी एक है। ठीक है, ERCP गॉलस्टोन के लिए यानी एक मेथड है जिसकी
हेल्प से गॉल स्टोन का रिमूवल किया जाता है। तो अगर स्टोन की वजह से इन्फ्लामेशन है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन है, तो उसके लिए ERCP हो सकता है। ठीक है। सीवियर केसेस में हमको ICU केयर देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए इन्फ्लामेशन कभी भी हो, इन्फ्लामेशन का कोई बहुत बेहतरीन टाइप का ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए हम एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स दे सकते हैं, क्योंकि कहीं पर भी जब इन्फ्लामेशन होता है तो हिस्टामिन रिलीज़ होता रहता है धीरे धीरे, और जो कि पेन कॉज कराता है। तो जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स होती हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन को कम करती हैं, तो उस पे रिलाई हम हो सकते हैं। और जिस रीज़न से है सबसे इसका बेहतरीन ट्रीटमेंट है, या जो सबसे बेस्ट चीज़ काम करती है पेनक्रियाटाइटिस में, वो ये है कि अंडरलाइंग कॉज का पता लगाया जाए। आप कल्चर करिए या जो भी टेस्टिंग करिए जिसकी हेल्प से आपको पता चले कि ये इन्फ्लामेशन किस रीज़न से है। अब इन्फ्लामेशन के रीज़न्स भी कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि वायरल से है तो हम एंटीवायरल ड्रग्स देंगे, बैक्टीरिया की वजह से है तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे, फंगस की वजह से है तो एंटी फंगल देंगे, एंटी पैरासिटिक देंगे। अगर वो पैरासाइट की वजह से है तो अंडरलाइंग कॉज का पता करना, फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर करना, वो सबसे एक बेहतर तरीका होता है। ठीक है। और कभी कभी जब इन चीज़ों से काम नहीं बनता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट ढंग से नहीं हो पाता है, जॉइंटिस या फिर जो डायबिटीज़ है वो बढ़ती जा रही है, अनकंट्रोलेबल हो गई है, तो उस कंडीशन में सर्जरी ऑप्शन है। अगर जितना पार्ट पेनक्रियास का सड़ चुका है, ख़राब हो चुका है, नेक्रोस्ड हो चुका है, कभी कभी गैंग्रीन भी कॉज हो जाता है, तो उस एरिया को काट करके रिमूव कर देना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। क्योंकि जब भी पेनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम होगी तो साथ में वो एक कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ मेलाइटस का लेकर के ही आता है। डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ कंपलसरी, क्योंकि पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन मीन्स इंसुलिन का बनना बंद हो गया, और इंसुलिन जब भी किसी के में बनना बंद होगा तो सबसे बड़ा एक रीज़न डायबिटीज़ का ही आएगा। ठीक है। क्रॉनिक अगर इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन अगर क्रॉनिक हो चुका है तो आप क्या करेंगे, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ यूज़ करेंगे, यानी जो लाइपेज एंड माल्टेज या डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स यूज़ होते हैं जो कि सिक्रीट होते हैं फ्रॉम द पेनक्रियाज, उनकी हम रिप्लेसमेंट थेरेपी देना स्टार्ट कर दें। जैसे कि जब थायराइड नहीं बनता है तो थायराइड के ड्रग्स लिए जाते हैं, इंसुलिन नहीं बनता है तो हम सिंथेटिक फॉर्म का इंसुलिन यूज़ करवाते हैं पेशेंट को। उसी तरीके से हम लाइपेजेस भी सिंथेटिक फॉर्म का दे सकते हैं पेशेंट को। पेन मैनेजमेंट के लिए जो मेडिकेशन देना है, एनसेड्स देने हैं, या फ़ीवर आ रहा है, इन्फ्लामेशन की वजह से फ़ीवर भी आना स्टार्ट हो जाता है तो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो उनका जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो उसका सहारा भी हम ले सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, अगर डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है तो यूज़ कर सकते हैं, और सर्जरी तो हमारे पास ऑप्शन है ही, सर्जरी इज़ द लास्ट ऑप्शन, इस पे भी हम रिलाई कर सकते हैं। तो ये है ऑल अबाउट पेनक्रियाटाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और क्योंकि पेनक्रियाज की वजह से आपका एक कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ का भी आता है, तो इसलिए आपका अगला टॉपिक रहेगा डायबिटीज़, बिकॉज़ आपके सिलेबस में जो लिवर एंड पेनक्रियाटिक डिजीज़ दिया गया उसमें डायबिटीज़ का भी टॉपिक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पहले।
तो यहाँ पर जो डायबिटीज़ मेलाइटस है वो क्या है, कोई भी इससे बहुत ज़्यादा अननोन नहीं है, सभी को पता है कि डायबिटीज़ क्या होता है, सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। शुगर इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको मधुमेह बोलते हैं। शुगर की बीमारी या डायबिटीज़ मेलिटस की कंडीशन वो है जब ब्लड के अंदर डेवलपमेंट होने लगता है एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर का, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में एब्ज़ॉर्ब बॉडी के थ्रू नहीं हो पा रहा है, उसका बिल्डअप ब्लड में हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ मेलिटस बोलते हैं। ठीक है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी कि जो आप खाना खा रहे हैं, जो आप इंटेक कर रहे हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, जो भी आप इंटेक कर रहे हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, उसकी अधिकता बॉडी में हो जाए या उसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए, तो उसको हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में रखते हैं। तो डायबिटीज़ मेलिटस इज़ ऑल्सो आ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर जो ग्लूकोज है उसका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है। ठीक है। किस वजह से नहीं हो पा रहा है ये डिपेंड करता है उसके टाइप्स पर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस, मेनली टाइप 1 एंड टाइप 2, बट इसके अलावा भी डायबिटीज़ होती हैं, जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है? प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज़ है ना। तो ओवरऑल जो डायबिटीज़ है, अभी हम पढ़ेंगे एक एक टाइप के बारे में, जब हम पढ़ेंगे नॉर्मली तो आपको और ज़्यादा चीज़ें कंफर्म होंगी। तो नॉर्मली जो पैथोफिजियोलॉजी होता है, यानी कि किस तरह से डायबिटीज़ स्प्रेड हो रही है, क्यों इस फैल रही है, क्या रीज़न है। अब आपने देखा, जैसे आप देखते हैं कि एक घर में ही खाना बनता है, लोग कहते हैं कि ज़्यादा शुगर खाने से डायबिटीज़ होता है। ये एक मिसकंसेप्शन है। लोगों को लगता है कि ज़्यादा जब अगर हम शुगर खाएंगे तो हमको डायबिटीज़ हो जाएगी। बट आप खुद एक एज्यूम करके सोचिए कि एक घर में खाना बनता है, एक नॉर्मल खाना बनता है, सब्जी, रोटी, दाल, राइस, एवरीथिंग जो भी बनता हो वो बनता है, और अगर किसी घर में 5-6 लोग हैं वो उस फूड को कंज्यूम कर रहे हैं। बट आपने नोटिस किया कि डायबिटीज़ तो सबको नहीं हुई। अगर खाने की वजह से डायबिटीज़ हो रही हो, मीठा खाने से डायबिटीज़ होती है तो मीठा खाने से हो रही हो, तो बाकियों को नहीं है और कुछ लोग को है, इसका क्या रीज़न हो सकता है? सो इट इज़ नॉट अबाउट द डाइट इनटेक ऑफ ग्लूकोज, इट इज़ द टॉलरेंस ऑफ आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी टॉलरेट कितना कर पा रही। क्या पता हमारी बॉडी टॉलरेट ही ना कर पा रही हो, हम ग्लूकोज खाते हैं, हमारी बॉडी उस इनटेक को प्रॉपर टॉलरेट नहीं कर पा रही। तो इसका रीज़न कई सारे हो सकते हैं, कई टाइप के हो सकते हैं, देयर आर मल्टीपल रीज़न्स। तो इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा टाइप 1 DM, टाइप 1 डायबिटीज़। ये ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन है, मीन्स ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारी जो इम्यूनिटी है, वो हमारी पैंक्रियाज की सेल्स पर अटैक कर रही है। यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो पैंक्रियाज पर अटैक करके पैंक्रियाज की सेल को मार देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन नहीं बना पाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन बनता कहाँ पे है पैंक्रियाज में। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन पैंक्रियाज, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक है। तो अल्फ़ा सेल्स हमारी बनाती हैं ग्लूकागॉन विच इज़ ऑल्सो अ हार्मोन, बीटा सेल्स बनाती हैं इंसुलिन,
ग्लूकेगॉन और इंसुलिन आपस में एंटागोनिस्ट हैं, यानी एक शुगर बढ़ाता है एक घटाता है ब्लड में। इसके अलावा जो गामा सेल्स हैं वो हमारे अदर हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। जो डेल्टा सेल है वो भी अदर हार्मोन जैसे पीपी है, पॉलीपेप्टाइड, सारे ही मेटाबॉलिक हार्मोन्स होते हैं, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होते हैं। बट मेनली डायबिटीज़ के लिए आपका ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन होता है। तो जो बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल्स होती हैं, वो इंसुलिन बनाती है, जिसकी वजह से जो हमारा शुगर है वो प्रॉपर अमाउंट में हमारे बॉडी के अंदर यूज़ होता है। लेकिन जब भी हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम, हमारा खुद की इम्यूनिटी उस पर एक्ट करने लगती है, उसको तोड़ने लगती है, उसको ब्रेक डाउन करने लगती है, तो हमारा पेनक्रियाज उस इंसुलिन को नहीं बना पाता है और इंसुलिन की कमी की वजह से ग्लूकोज़ का लेवल ब्लड में बढ़ेगा, क्योंकि ग्लूकोज़ को सेल्स के अंदर एंट्री दिलाता है इंसुलिन। अब सेल्स के अंदर यूज़ होता है नॉर्मली ग्लूकोज़ का यूज़ ब्लड में नहीं होता है कि आपने खाना खाया, एब्जॉर्ब होके ब्लड में गया और वहीं यूज़ हो जाए, नहीं। यूज़ कहाँ पर होता है? हमेशा सेल्स में। तो सेल्स में ग्लूकोज जाने के लिए इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन इज़ अ गेट कीपर ऑफ द सेल फॉर ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के लिए चाहिए। अब क्योंकि हमारे ऑटोइम्यून सिस्टम ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब इंसुलिन नहीं बन पा रहा है, तो वो टाइप 1 है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि टाइप 1 में क्या है, कि जब इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है हमारी बॉडी में। तो ये फिर भी एक ठीक कंडीशन है कि कम से कम हमारा पेनक्रियाज अगर काम नहीं कर रहा है, किसी का पेनक्रियाज काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो जब हम उसको बाहर से इंसुलिन देंगे तो एटलीस्ट उसकी बॉडी पे काम तो करेगा। बट टाइप 2 इज़ वर्स्ट कंडीशन, वो तो और भी घटिया है, क्योंकि जो टाइप 2 है उसमें जो इंसुलिन है वो बनता है, प्रॉपर अमाउंट में बनता है, नॉर्मली हमारा पेनक्रियाज भी नॉर्मल रहता है, बट हमारी खुद की बॉडी उस इंसुलिन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट हो जाती है। ठीक है, वो रेजिस्टेंट हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन बनता है बट वो यूज़ नहीं होता है, वो यूज़ ही नहीं हो पाता है हमारी बॉडी में। तो इसमें हम बाहर से इंसुलिन दें वो भी किसी काम का नहीं है, तो इसमें नॉर्मली काम ही नहीं आ पाता है इंसुलिन। ये बनेगा भी तो वो यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ऐसे होता है। तो ये एक इंसुलिन डेफिशिएंसी नहीं है टाइप 2 में। टाइप 2 में को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट। हमारे टिश्यूज़ के लिए इंसुलिन पूरी तरीके से रेजिस्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो बीटा सेल्स हैं वो डिसफंक्शन कॉज कराते हैं। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन है। एक तीसरी कंडीशन है, क्योंकि वो पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है इसलिए आपके पैथोलॉजी में उसका ज़िक्र नहीं होता है, नहीं आता है वो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको उसके बारे में बता दूँगी। वो है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है? सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर होने वाली डायबिटीज़। प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज़ आकर होती है उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़? वो नॉर्मली प्रेगनेंसी में बढ़ेगा। इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन बढ़ता है प्रेगनेंसी में, वैसे वैसे इंसुलिन रेजिस्टेंट होता जाता है हमारी बॉडी में। ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। होता क्या है नॉर्मली कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एक्ट करते हैं एज अ एंटागोनिस्ट फॉर इंसुलिन, तो वो इंसुलिन की रेजिस्टेंसी को बढ़ाते हैं, इंसुलिन को काम नहीं करने देते, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि बढ़ जाती है ग्लूकोज का लेवल। लेकिन नॉर्मल जब डिलीवरी हो जाती है, नॉर्मली यानी डिलीवरी कैसी भी हो, वो नॉर्मल हो या सी सेक्शन से हो, तो आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर 3 to 4 मंथ ये धीरे धीरे खुद से नॉर्मल हो जाती है। ग्लूकोज का लेवल एकदम
अच्छे से हो जाता है। बट कुछ फीमेल्स में ऐसा नहीं हो पाता है, बाद में चीज़ें नॉर्मल नहीं हो पाती हैं। बात करें इसके क्लिनिकल फीचर्स के, तो टाइप 1 डायबिटीज़ में पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, वेट लॉस, फटीग ये सब देखने को मिलता है। कीटो एसिडोसिस भी देखने को मिलता है, कीटोन बॉडीज़ यूरिन में आने लगती हैं। ये सब होता है क्योंकि फ़ैट का मेटाबॉलिज्म चल रहा है, फ़ैट मेटाबॉलाइज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ में इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, ये ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया देखने को मिलता है, ब्लड विजन देखने को मिलता है। बाद में यानी काफ़ी टाइम बाद जब लंबे समय तक डायबिटीज़ रहती है और इसको प्रॉपरली ना तो क्योर किया जाता है, ना इस पे ध्यान दिया जाता है, तो न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी एंड नेफ्रोपैथी जैसी या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। रीज़न यही है कि लंबे समय के बाद में रेटिना डैमेज होना, जिसकी वजह से प्रॉपर विजन ना हो पाना, दिखना ना, या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, किडनी फेल होना, हार्ट पे अफेक्ट आना, ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। तो दीज आर द साइन एंड सिम्टम। उसके बाद में बात करेंगे हम इसको डायग्नोस करने की। तो नॉर्मली आप ग्लूकोज़ का लेवल करके जब आप ग्लूकोज़ का पता लगाते हैं तो आप नॉर्मली इसको देख सकते हैं, पता कर सकते हैं इसके लेवल को, ठीक है। तो फास्टिंग ग्लूकोज़ अगर 126 से ऊपर है तो वो कहलाता है आपका डायबिटीज़, क्योंकि फास्टिंग हमेशा बिलो द 100 होना चाहिए। OGTT अगर आप करते हैं तो 2 घंटे की ग्लूकोज़ हमेशा 200 mg/dl से कम होनी चाहिए। अगर वो उससे ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज़ अगर आप करके देख रहे हैं तो वो भी 200 mg/dl से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा आता है इन सभी का लेवल तो वो कंडीशन ओवरऑल 200 से 170, 80, 90, 200 तक है ग्लूकोज़, मीन्स डायबिटिक है पेशेंट, ठीक है। कैसे क्योर करेंगे आप इसका ट्रीटमेंट? सबसे पहली बात, ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन थेरेपी देंगे आप टाइप 1 में, क्योंकि टाइप 1 ही वो है जिसमें इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आप इसमें इंसुलिन के पम्प्स, रेजिमेंट्स के फॉर्म में ओरल इंसुलिन प्रॉपरली दे सकते हैं, जिससे जो ब्लड के ग्लूकोज़ का लेवल है वो एक हेल्दी लेवल्स तक आ सके, ठीक है। प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहना, हमेशा चेक करते रहना, ग्लूकोज़ को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाइट एंड लाइफस्टाइल में चेंज कर देना, कार्बोहाइड्रेट्स की काउंटिंग यानी कि कैलोरी काउंटिंग, कैलोरी आप जितना कम लेंगे, कार्बोहाइड्रेट जितना कम लेंगे, उतना ही ज़्यादा डायबिटीज़ के केस में अच्छा है, ठीक है। चीज़ें सही से काम करेंगी। बैलेंस डाइट लेते हैं, डाइट में प्रोटीन एंड फाइबर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, शुगर या कार्बोहाइड्रेट काफ़ी कम अमाउंट में हो। प्रॉपर एक्सरसाइज, रेगुलरली आपको एक्सरसाइज करना है। तो ऐसे पेशेंट जो है टाइप 1 वाले क्योर किए जा सकते हैं, बट उनको थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना पड़ेगा। टाइप 2 की बात करें अगर हम लोग, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस, तो लाइफस्टाइल चेंजेस, क्योंकि देखो टाइप 2 में कोई ऐसा तो है नहीं कि इंसुलिन बन नहीं रहा है, इंसुलिन बन रहा है, उसकी बॉडी पे ही असर नहीं कर रहा, उसकी बॉडी खुद रेजिस्टेंस हो गई है उस इंसुलिन के अलावा अगेंस्ट में। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही हम कोई दवा दे सकते हैं, ठीक है। मेटफॉर्मिन वगैरह दे सकते हैं तो वो थोड़ा सा रेजिस्टेंसी को कम करता है, जो रेजिस्टेंस हो गया है हमारे सेल्स उसको थोड़ा सा कम करता है। बट नॉर्मली इसमें हेल्दी लाइफस्टाइल ही बेहतरीन है। वेट लॉस करवाना, हेल्दी डाइट, फिज़िकल एक्टिविटीज़,
मेडिकेशन के लिए आप मेटफॉर्मिन देते हैं, फर्स्ट लाइन की ड्रग है। इसके अलावा सल्फोनाइल्यूरियाज है, SGLT इनहिबिटर्स हैं, DPP इनहिबिटर्स हैं, GLP रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं। तो ये सब क्या करते हैं, ये ऐसी दवाइयाँ ये ग्लूकोज को कम नहीं कर रही हैं, ये उसकी रेजिस्टेंसी जो कि रेजिस्टेंट हो गया है उसको कम कर रही हैं। तो इस तरह से आप जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा मेडिकेशन बेस्ड ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइफस्टाइल सुधारने से काफ़ी हद तक इसमें जो है असर होता है। इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन हम इसमें बहुत ही एडवांस केसेस में देना स्टार्ट करते हैं जब जो ओरल एजेंट्स हम दे रहे हैं, जो हम मेटफॉर्मिन वगैरह दे रहे हैं, वो इनसफिशिएंट हैं, ढंग से प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, तब हम इंसुलिन स्टार्ट कर सकते हैं। मॉनिटरिंग, रेगुलर मॉनिटरिंग सभी में आएगा, प्रॉपर मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। HbA1c टेस्टिंग कर सकते हैं। HbA1c मैंने आपको ग्लूकोज टेस्ट जो पढ़ाया है उसमें आपको बताया है, ठीक है। तो HbA1c में क्या होता है कि नॉर्मली हीमोग्लोबिन में बाइंड है अगर ग्लूकोज, तो वो 2-3 महीने की हिस्ट्री दे देता है, तो उसकी हिस्ट्री को चेक करके हम पता कर सकते हैं। उसके अलावा मॉनिटरिंग करना, प्रॉपर डाइट, आपको जो बताना है पेशेंट को वो लाइफस्टाइल के बारे में बताना है, उसके कॉजेज़ किस वजह से हो रहा है, उसको किस वजह से हुआ है, बेसिकली ये आपको पता करना है। हाँ, एक चीज़ और आती है इसमें इम्पॉर्टेंट, लोगों को लगता है कि हम कैसे पता करें कि उसमें टाइप 1 है या टाइप 2 है, ठीक है। हमको क्या पता, शुगर का लेवल, जो कार्बोहाइड्रेट का लेवल है, ग्लूकोज का लेवल है, वो तो टाइप 1 में भी बढ़ेगा, टाइप 2 में भी बढ़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि टाइप 1 में बढ़ेगा टाइप 2 में नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए होता है इंसुलिन टेस्ट, इंसुलिन हार्मोन का टेस्ट। अगर इंसुलिन हार्मोन बढ़ा हुआ है, प्रॉपर अमाउंट में है, फिर भी डायबिटीज़ है, मीन्स कि टाइप 2 डायबिटीज़ है। अगर इंसुलिन हार्मोन कम है, आपने चेक किया तो इंसुलिन हार्मोन ही आपको कम दिखा, तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ है, यानी इंसुलिन नहीं बढ़ रहा। तो अगर आपको इसके टाइप्स का अंदाज़ा लगाना है कि किस टाइप की डायबिटीज़ है, तो आप इंसुलिन का टेस्ट रेकमेंड करेंगे, ठीक है, और कंफर्म करके ट्रीटमेंट करेंगे। और लेकिन आपको कंडीशंस पता कर लेनी है, फीमेल तो नहीं, प्रेग्नेंट तो नहीं है, एज कितनी है, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं ग्लूकोज के लेवल। ओके क्लास, तो इट इज़ ऑल अबाउट दिस। अगला हम लोग को किडनी डिजीज़ेस पढ़नी, किडनी की बीमारियां पढ़ेंगे हम लोग, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।